हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से नॉर्मल आप तो 9th में पढ़ ही चुके हैं, जो कि जी की वैल्यू 9.8 निकाली जाती है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, पर वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलता है। अब हम 11th में हैं तो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में क्या पढ़ना है हमको? डिटेल में ये पढ़ना है कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लूँ मैं, मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर मैं सरफेस के ऊपर रखूं, मतलब हमारा अर्थ है ऐसे, और अर्थ के सरफेस के ऊपर रख दूं, तो इस पे जो जी की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा। अर्थ के अगर ऊपर ले जाऊं, सरफेस से ऐसे ऊपर लेते जाऊं, तो मेरी जो जी की वैल्यू है इस पे क्या निकल के आएगा। और इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा। इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे ये वाले वीडियो को। पहला वीडियो एकदम सिंपल वीडियो रहेगा कि सरफेस की ऊपर ले जाऊं तो इसकी जी की वैल्यू क्या है, सरफेस पे रखो तो इसकी जी की वैल्यू क्या है, और सरफेस के अंदर एक कोर है उसके पास लेके जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या है। और एक सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सरफेस से ऊपर लेते जाएंगे तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा जी की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल जी, ठीक है। और अगर इसको अंदर लेते जाऊं तो मेरी जी की वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक सिंपल सा हम लोग सिर्फ समझना है, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो इतना ईजी है कि पूछिए मत, ठीक है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले अर्थ का स्ट्रक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थ को स्ट्रक्चर को समझिए। वैसे तो मेरे अंदर से 6th क्लास में इसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला अर्थ को हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक सिमेट्री फॉर्म में है। सिमेट्री कौन सा फॉर्म लेंगे? सर्कुलर फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो सेंटर है इसका, वो हम आराम से सेंटर पे इसका निकाल सकते हैं इस टाइप से। अगर सिमेट्री नहीं हुआ तो इसका जो मास का रेशियो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम सिमेट्रीज को मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक है। और दिस इज अवर अर्थ सरफेस, ओके है, ठीक। अब ये जो अर्थ है ये अलग अलग लेयर में बना हुआ है, जैसे कि क्रस्ट लेयर सबसे ऊपरी फॉर्म होता है, फिर धीरे धीरे लेयर कम होते जाता है, और आखिरी में हमको इसके बीच वाले में मिलेगा कोर, जिसको हम लोग इनर कोर के नाम से जानते हैं। एक आउटर कोर भी होता है, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टेन बोलते हैं इसको। ये जो कोर है ये एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर है, इनर कोर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और देखिए ये जो दिख रहा है ये बाहरी परत, ये बहुत सारे परतों से बना हुआ है, इस टाइप से काफी सारे परत है इसके अंदर में, सरफेस से काफी सारे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक मास लेना है। यहां पास में समझ लीजिए कि मास है हमारा, ठीक है। अब इस मास पे ये अर्थ जो है वो कितना ग्रेविटी लगाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा है। इस पूरे अर्थ का एक मास निकाल लीजिए, तो उसको कितना निकालेंगे हम लोग, me निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसका मास जो है वो me है, और ये पूरा, अभी समझिएगा, याद रखिएगा कि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है। तो इस पूरे अर्थ का जो भी मास है, अगर ये एक सिमेट्री फॉर्म में है तो इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर बोल सकते हैं। तो इस पूरे अर्थ का जो मास है वो यहां से लिया जाएगा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है वो यहां से लिया जाएगा। वैसे तो हर इस सिस्टम, ये जो अर्थ है, हर इस अर्थ के हर एक पार्टिकल को अलग अलग इसके साथ रिलेशन में लेना चाहिए, पर हम लेंगे नहीं। हम मान के चलते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है और इस पूरे अर्थ का जो मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो सेंटर से ले लेंगे। तो मान लीजिए कि यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो r है, ओके है, ठीक है। इसको हम आउटसाइड दी बोलेंगे, अर्थ, आउटसाइड दी अर्थ, अर्थ के बाहर है। तो अर्थ के बाहर है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकलेगा, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये F है, ठीक है। अब इसमें हमको ME नहीं मालूम है, ये मालूम है, ये R डिस्टेंस मालूम है, G मालूम है, ठीक है। पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो हमको G तो चाहिए सबसे पहले,
कि नहीं चाहिए? तभी तो, क्योंकि हमको ये ME भी नहीं मालूम है, G भी नहीं मालूम है, तो हम इसकी वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं फिलहाल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग टेक्निक से हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी मान लीजिए कि ये जो मास है इसको मैं सरफेस पे यहां रख दूं, इस सरफेस पे, तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? तो मान लीजिए कि ये जो अर्थ है इसका एक रेडियस है RE रेडियस मान लीजिएगा। ओके है, ठीक है। तो अगर RE रेडियस है तो जो फोर्स लगेगा हमारा वो क्या निकल के आएगा? GME। अर्थ का जो मास है वो सेंटर से लिया जा रहा है। ठीक है, अब समझ रहे हैं कि सेंटर से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर यहां लूंगा तो यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास अलग अलग है, सब अलग अलग पार्टिकल है ना, तो वो उस पर अलग से फोर्स लगाएंगे। तो हम ऐसा वैल्यू लेंगे जो सेंटर से निकले। तो कॉन्सेंट्रेशन कहां समझना है? अर्थ का जो मास है वो सेंटर से कॉन्सेंट्रेट करके यहां से डिस्टेंस लिया जाएगा। ठीक है, स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, ये R जो है हमारे यहां से यहां डिस्टेंस लिया जा रहा है, ये R है। अब ये R किसके बराबर आ गया? RE के बराबर आ गया। तो R को किसके बराबर लेंगे? RE, और F इक्वल टू आएगा GME m अपॉन RE स्क्वायर। ओके है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर में ये कोर है, इस कोर का कुछ मास है MR मान लीजिएगा, मास है इसका। ओके है, ठीक। अभी थोड़ा सा इसको समझिएगा लॉजिकली कि अगर ये मास M यहां पास में मैं रख दूं तो क्या होगा इस मास के साथ में, इस पे जो ग्रेविटी लगेगी वो किस तरीके से लगेगी, फोर्स जो बनेगा। ठीक है, उसको समझिएगा। देखिए ये अगर हमारा मास है तो अगर ये देखिए एक मैं इस टाइप से सरफेस बना लेता हूं, ये ऐसा एक सरफेस बन गया, अलग अलग परतों का लेयर का बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये सरफेस में बनाया तो ये इस सरफेस पे है, इस सरफेस के कारण इसके जो बाहरी वाला सरफेस है देखिए ये इसको खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? देखिए यहाँ का पार्टिकल इसको अलग खींचेगा, यहाँ का पार्टिकल इसको अलग खींचेगा, यहाँ वाले पार्टिकल इस सरफेस के बाहर वाले जितने भी हैं सब के सब इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे। तो ये जो लेयर देख रहे हैं, इस लेयर के कारण इस पर्टिकुलर मास पे जो फोर्स लगेगा वो कितना निकल के आएगा? नेट फोर्स। इन लेयरों के कारण जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो निकलेगा 0। तो इसकी ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 0। किसके कारण? इस सिर्फ लेयर के कारण। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मास पे जो ग्रेविटी बनेगी एक्चुअल में वो किसके कारण बनेगी? तो ये जो इनर पार्ट देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो इस पे ग्रेविटी लगाएगा। तो कहां तक लगाएगा ग्रेविटी? ये इसके इस पॉइंट तक लगाएगा, क्योंकि देखिए ये एक लेयर फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में है यहां पास में। तो कब तक ग्रेविटी चेंज होने वाली है? जब तक ये यहां से यहां तक ना पहुंच जाए। तो फिलहाल में हम लोग यहां से यहां तक वाले में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, इसको बस ध्यान रखिएगा कि इसके बाहरी सरफेस जो भी रहेगा ये इस पे 0 फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स, और इसके अंदर वाले इस पे फोर्स लगाएंगे जिसके कारण हमको G मिलने वाला है। तो हम कहां चले जाते हैं? हम चले जाएंगे सीधा सीधा इस मास को उठा के इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये पोजीशन कौन सा है? ये इनर कोर का पोजीशन है जिसके सरफेस पे स्मॉल m को रखा गया है। तो देखिए इस सरफेस पे रखने के कारण इसकी जो बाहरी परत जितनी भी है इसके कारण इस पर्टिकुलर मास पे जो भी फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 हो गया तो ग्रेविटी भी खींचने, देखो ये इसको खींचा, इसको इधर खींचा, ये इसको खींचा, इधर इधर, तो जितने भी इसको खींचने वाले हैं सब इसको 0 कर देंगे। तो इस पे ग्रेविटी लगेगी क्या? यस लगेगी। किसके कारण लगेगी? ये इनर कोर के कारण लगेगी। जैसे कि ये मास को यहां रखे थे, इस अर्थ के कारण इस पे ग्रेविटी लग रही थी ना, वैसे ही इसको अगर यहां अंदर रख दूं तो ये जो इनर कोर है इसके कारण इस पे ग्रेविटी लगेगी। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला निकल के आएगा F इक्वल टू इसका जो मास है mRg। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम का ये जो इनर कोर है इसका जो मास कॉन्सेंट्रेटेड है उसको भी आप सेंटर पे मान लीजिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r मान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए mR m अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये जो इनर कोर है इसका जो मास है वो तो हमें मालूम ही नहीं है, अभी तक तो गए नहीं है, जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अंदर तक तो अगर जा नहीं सकते तो इसका कैसे निकालेंगे? ये जो वैल्यू है इसको कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए एक टेक्निक है, टेक्निक कुछ नहीं है मतलब फॉर्मूले हैं कुछ हमारे पास में, उस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? हमारे पास में एक फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला है
ठीक है, ठीक है। तो मास, इसका मास कितना है, mr मास है। डेंसिटी कितना है, रो है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक। अब सर बोलेंगे आप लोग कि ये जो r है ये भी नहीं मालूम है, mr भी नहीं मालूम है, डेंसिटी भी नहीं मालूम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए कैसे करना है हमको। ये जो r है, यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो हमें नहीं मालूम, पर हमें ये मालूम है कि ये जो मास है इसको जब मैं खोद के अंदर ले जाऊंगा तो कितना लेके जाऊंगा, तो जितना भी लेके जाऊंगा, ठीक है, तो पूरे रेडियस में से इसको अगर जितना अंदर लेके गया उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये वैल्यू तो निकले ही जाएगा आराम से। ये वैल्यू को जो निकालेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उस फॉर्मूले में समझेंगे। ठीक है, अभी इसको नहीं देखेंगे, हम लोग समझ गए हैं कि इसकी वैल्यू हम r आराम से निकाल सकते हैं। तो r जो है वो ये है, ठीक है, ठीक है। तो mr की वैल्यू क्या निकल के आएगी, mr की वैल्यू निकल के आएगी रो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये mr की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हम इस पूरे अर्थ का मास की वैल्यू भी निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो उसका वैल्यू कैसे निकाल के लेके आएंगे, देखिए, तो उसके वैल्यू निकाल के लाएंगे। थोड़ा सा मैं यहां जगह बनाता हूं। me निकालिए, रो निकालिए, 4/3 पाई r कौन सा लेंगे यहां पास में, r लेंगे, r e वाला, r e का क्यूब, यही लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके है, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को ट्रिकी बना रहा हूं, देखिए mr है, mr के जगह में मैं क्या कर रहा हूं यहां पास में, इसको इस तरीके से लेंगे हम लोग। देखिए इसको देखिएगा, ठीक है, ये देखिए रो 4/3 पाई, रो 4/3 पाई, ये पार्ट देख रहे हैं। इस पार्ट में मैं चेंज करूंगा, मतलब इसकी वैल्यू को पुट करके देखूंगा। पहले देखिए इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो F इक्वल टू जी, स्मॉल r की वैल्यू आएगी रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर स्मॉल m, ये r स्क्वायर और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ r। ओके है, ठीक है। अभी इसको देखिएगा, ये रो 4/3 पाई है यहां पास में, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करना है, वैसे ही रहने देना, इस पूरे वैल्यू को इधर ले आइए। तो me अपॉन r e क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 4/3 पाई रो। तो देखिए 4/3 पाई रो, ये वैल्यू यहां पास में जो दिख रही है, इस वैल्यू को आपको रिप्लेस कर देना है किसके, ये me वैल्यू से। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो F इक्वल टू जी me डिवाइड बाई आर ई क्यूब, ठीक है, और ये बचेगा इसका एक r और ये बचेगा m। ओके है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको इसके बारे में तो मालूम नहीं है, तो इसके बारे में अगर मालूम ही नहीं है तो इसके साथ हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ये फॉर्मूला निकल के आगे हमारे पास में। अब एज्यूम करिए कि ये जो मास है इसको मैं सरफेस पे लेके आ जाऊं, मान लीजिए ऐसा एज्यूम करना है। ठीक है, तो अगर एज्यूम कर रहा हूं तो r इक्वल टू r, स्मॉल r इक्वल टू आर ई के फॉर्मूले पे ले सकता हूं मैं, जो हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकाल के लाए थे। तो देखिए F इक्वल टू जी एम ई आर ई अपॉन आर ई का क्यूब डॉट m, r स्क्वायर और ये बचेगा स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर डॉट m। देखिए यही फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग वैसे डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, पर हमें क्या करना है, अंदर कोर के साथ में इसका रिलेशन लेके आना था। इसके लिए हम लोग इतना पूरा फॉर्मूले को डिराइव किए हैं। इसी सेम टेक्निक से हमको अगला फॉर्मूला भी बनाना है, अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे ही। ठीक है, अभी देखिए बहुत सिंपल सा हो गया है ये। अब देखिए F क्या होता है, F होता है यहां पास में अगर निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी F की वैल्यू क्या निकलेगी, mg। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इसको एक चीज समझिएगा कि अगर मैं इस वाले की बात करता हूं यहां पास में, इस F की, ठीक है, तो ये जो G मैं निकाल के लेके आ रहा हूं, ये G जो निकलेगा इस सरफेस के लिए मैं निकाल के लेके आ रहा हूं। ठीक है, पर अगर इसी मास को मैं यहां लेके चले जाऊं
तो मेरा ये mg जो मैं लिख रहा हूं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये g अंदर चला गया है। ठीक है, तो इनर कोर का g अलग है और यहां का जो g है वो अलग है। इसके लिए r इक्वल टू आर ई लेके आया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला लगा रहे थे हम लोग F इक्वल टू जी एम आर एम अपॉन आर ई, ये वर्क नहीं करता क्योंकि अगर मैं यहां पास में mg लूं तो यहां पास में जो g लूंगा मैं, ये g किसके लिए चला जाएगा, ये g इस इनर कोर के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वैल्यू को हमको नहीं लेना है, सिर्फ इसको डिराइव करना है कि इनर कोर तक लेके जाते तो क्या होता। ओके है, ठीक है। अब देखिए ये mg निकल के आ गया, ये g निकल के आ गया, ये me स्मॉल m अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल m कैंसिल, g इक्वल टू आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके है, ठीक। अब इसमें देखिए नोन वैल्यू क्या है और अननोन वैल्यू क्या है। ये जो g है ये हम आराम से निकाल सकते हैं ड्यू टू द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटी के बारे में। जैसे हम जानते हैं g इज ए स्मॉल ग्रेविटी, मतलब एक्सेशन टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको काइनेमेटिक्स के काफी सारे हमारे पास में इक्वेशन है, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप मान लीजिएगा, तो a को आप माइनस g लेते हैं तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं इसको। कोई सा भी डिस्टेंस का, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट उसको ऐसे छोड़िए तो आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस, तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा, टाइम भी आपके पास रहेगा, तो स्मॉल जी आप निकाल सकते हैं, तो उस जी को आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जी आपको पहले से ही मालूम है, पिछले वाले फॉर्मूले में यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट में इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, कैवेंडिश ने इसके ऊपर में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था और हमारे पास में इसकी वैल्यू आई थी 6.671 इंटू 10⁻11। ओके है, ठीक है। अर्थ का रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमें इसका सरफेस सरकमफ्रेंस मालूम है तो 2πr की मदद से हम लोग इसका आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अननोन वैल्यू था तो हम आराम से अर्थ का मास भी अब निकाल सकते हैं कि नहीं। अभी देखिए अर्थ को नापने के लिए हमारे पास में ऐसा कोई मशीन नहीं है जिससे हम लोग इसका वेट नाप सके, तो इस पे हमारा ये जो ग्रेविटेशनल वाला जो फोर्स का फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर अननोन ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड आउट करने के लिए। तो समझ सकते हैं कि हम अब आराम से इसका मास निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए कि मून है और जो काफी दूर में है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे पास मशीनें नहीं है तो कैसे नापेंगे। तो मून का अगर मास मुझे समझना है, नापना है, तो कैसे नापूंगा, बहुत आसानी तरीके से इसको भी नाप सकते हैं। अगर मैं अर्थ का निकाल लूँ मास, ठीक है, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट से पहले मैंने अर्थ का मास निकाला, अब अर्थ का मास मुझे नोन है, आर ई मुझे मालूम है, डिस्टेंस अगर पता कर लूँ मैं मून का यहाँ से कितना है, पैरेलल मेथड से जैसे निकाला गया था, तो आराम से मैं मून का भी मास निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं मास निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि जो मास है इसे कैसे निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली तो हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी ये कैसे वर्क कर रही है, बाहर में सरफेस पे इनसाइड दी, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, अपने मन में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर ऐसा होता। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन इस रिलेटेड में कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिएगा, कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में अगर ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो आगे फिर आपको दिक्कत जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो सरफेस पे रखने से क्या होगा, इनर कोर देखिए इसके अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर मास पे इस स्फीयर के कारण जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगी। और आउटर सरफेस के कारण तो ऑलरेडी इसमें जीरो है, तो इस पे जो ग्रेविटी है वो जीरो के जीरो है। ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर का जो रेडियस है वो कितना है तो मैं आपको बता देता हूं। इनर कोर का जो रेडियस है वो 122 किलोमीटर है और आउटर कोर का जो इसका जो रेडियस है वो अराउंड 6371 किलोमीटर के आसपास में है, जिसको हम अर्थ का रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, ये वैल्यू काफी ज्यादा काम की है, तो इसको समझिएगा और यूज करके देखिएगा कि जो मास की वैल्यू है, अगर आपको निकालना ही है इसका मास तो आप आराम से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू मालूम है, कैपिटल जी की वैल्यू मालूम है, अर्थ का रेडियस मैं आपको दे दिया हूं, तो आप इसका अर्थ का मास आराम से निकाल सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वैल्यू क्या निकल के आया है। ठीक है, अभी देखिए ये स्मॉल जी है, इस स्मॉल जी के ये जो जी सॉरी ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला फोर्स जो है
इस पे ये एमआर की वैल्यू, इनर कोर का जो रेडियस, इनर कोर का जो मास है उसे अभी नहीं निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को अब यही क्लोज करते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।